नमस्कार। क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में जा सकते हैं? क्या बिहार चुनाव में मिली हार कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी के टूटे हुए दिल को जोड़ने वाली सीमेंट बनने जा रही है? ऐसे सवालों के लिए जगह कतई नहीं बनती, लेकिन बन रही है तो इसलिए कि हाल में प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से गुपचुप मीटिंग हुई। ये मीटिंग गोपनीय थी। ये मीटिंग 2 घंटे तक चली। सिर्फ 2 लोग थे। प्रियंका गांधी थी, जो आज भी कांग्रेस की उम्मीदों का केंद्र बनी हुई हैं, संभावनाओं का महासागर हैं। दूसरे प्रशांत किशोर थे, जिनकी ख्याति बिहार चुनाव से पहले तक चुनावी रणनीति के चाणक्य की बनी हुई थी, यानी वो चुनाव जिताना जानते हैं। लेकिन बिहार चुनाव में एक पार्टी के रूप में उनकी हार ने चुनावी नैरेटिव बदल दिया। जो प्रशांत किशोर दूसरों को चुनाव लड़वाते थे, रणनीति बनाते थे और जितवाते थे, जिनकी पहचान ऐसी बन गई थी कि उनकी रणनीति को, उनकी स्ट्रेटेजी को जिस दल ने, जिस पार्टी ने मान लिया, उसका बेड़ा पार हो गया, वो जीत गया। यानी दूसरे राजनीतिक दलों को चुनाव लड़वाने में प्रशांत किशोर डिस्टिंक्शंस के साथ पास होते थे, लेकिन जब खुद चुनाव लड़ने के इम्तिहान में उतरे तो हर सब्जेक्ट में फेल हो गए। बिहार में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ये कह भी रहे थे कि वो चाहे जीतेंगे या हारेंगे, वो बिहार को बदलने वाली अपनी राजनीति नहीं छोड़ेंगे। वो ये भी कह रहे थे कि दूसरे तमाम दल एक ही तरह की घिसी पिटी राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति इन सब से अलग है। ऐसे में चुनाव बीतने के 1 महीने बाद प्रशांत किशोर का प्रियंका गांधी से मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मुलाकात किस मकसद से हुई? इस मुलाकात को इतना गुपचुप क्यों रखा गया? इस मुलाकात के आगे क्या है? इस मुलाकात के बाद क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं? और क्या कांग्रेस अपना भविष्य देखते हुए प्रशांत किशोर के लिए अपनी पार्टी का दरवाजा खोल सकती है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि प्रियंका से ही प्रशांत किशोर की मुलाकात क्यों हुई। दरअसल प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं और ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी प्रतिभाशाली हैं। अब कांग्रेस में किसी को बात करनी हो तो 2 ही नेता हैं, या कहिए कि 3 नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इनमें सोनिया गांधी अब मेंटोर की ही भूमिका तक सीमित हैं। दूसरे राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी के साथ प्रशांत किशोर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। फिर प्रियंका गांधी की भूमिका अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, थोड़ी आती है, फिर नेपथ्य के पीछे वो चली जाती है। अभी तक प्रियंका गांधी के नेतृत्व का पूरा इम्तहान हुआ नहीं है, एक यूपी को छोड़कर, जहां वो नाकाम रही पिछले विधानसभा चुनाव में। फिर आप देखेंगे कि जिनके साथ संबंधों की संभावना बने, प्रियंका उनसे संवाद स्थापित करती हैं, संपर्क में भी रहती हैं। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ भी राहुल गांधी के नहीं, बल्कि प्रियंका के ही रिश्ते सहज रहते हैं और दिखते भी हैं। संवाद का तरीका सहज रहता है। यही बात प्रशांत किशोर के साथ भी लागू होती है। इसीलिए प्रशांत किशोर की मीटिंग प्रियंका गांधी के साथ हुई तो ये सहज मामला है, स्वाभाविक मामला है। लेकिन बात जब मुलाकात के कारणों पर आएगी तो यह ना स्वाभाविक रहेगा ना सहज रहेगा, क्योंकि ये मुलाकात पारदर्शी नहीं थी, इसमें खुलापन नहीं था, और जहाँ चीज़ें दबे छुपे होती हैं तो वहाँ कयासों और अटकलों की खिड़की खुलने लगती है। ये साफ लगने लगता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। भले ही प्रियंका गांधी इस मुलाकात को हंसी में उड़ा दें, लेकिन ऐसी मुलाकातों को बातों बातों में टालने का मतलब यही हुआ कि कुछ तो है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। यानी इस मुलाकात की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। यह मुलाकात बुरी तरह हुई हार के पत्थरों से घायल 2 दलों को जोड़ने का जरिया हो सकती है। 2014 के बाद देखा जाए तो कांग्रेस के लिए जीत के मौके बहुत कम आए। जहां आए भी वहां कांग्रेस दोबारा उस जीत को कायम नहीं रख सकी। उन्होंने इन 11 वर्षों में राजस्थान जीता, छत्तीसगढ़ जीता, मध्य प्रदेश जीता, लेकिन इन सभी राज्यों को दोबारा चुनाव में गंवा बैठी। लोकसभा चुनाव में हार की हैट्रिक लग चुकी है। 2024 के चुनाव में 99 सीटों तक आकर कांग्रेस के लिए थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में बीजेपी की शानदार जीत
और कांग्रेस की उतनी ही बुरी हार ने कांग्रेस को आत्ममंथन की चौखट पर खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जब तक राजनीतिक कोच थे, चुनावी कोच थे, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ाने वाले कोच, तब तक तो उनके पौ 12 थे। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो बिहार चुनाव में सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। पहले चुनाव में ही प्रशांत किशोर नतीजों के नजरिए से फ्लॉप रहे, सुपर फ्लॉप। एक सीट तक नहीं मिली। हालांकि बिहार जैसे राज्य में चुनाव में उन्होंने जाति धर्म के बंधनों से निकलकर चुनाव लड़ने की बात की, जो एक अच्छा प्रयास था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। लेकिन ऐसे ही आगे भी चलता रहा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कांग्रेस की भी, पीके की भी। इसीलिए हो सकता है कि दोनों ने हाथ मिलाने की सोची हो। आगे 2026 है और उसके आगे 2027 है। मैं 2029 में अभी जा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन इन 2 सालों में ही कई प्रमुख राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 2026 में असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ चुनाव होना है। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव होंगे। इन राज्यों में कांग्रेस की साख और प्रभाव दोनों दांव पर है। अगर हार का पुराना ही रिकॉर्ड कायम रह गया तो कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए उसको जीत की संजीवनी चाहिए। अब सवाल है कि कांग्रेस के लिए वो सत्ता की संजीवनी लाने वाले हनुमान क्या प्रशांत किशोर बनेंगे? इस सवाल के जवाब के रास्ते में कई अड़चनें हैं। पहली अड़चन तो प्रशांत किशोर के अपने वादे ही हैं। उन्होंने कहा था कि वो चाहे चुनाव हारें या जीतें, जैसा मैंने पहले बताया भी, वो बिहार के लोगों के लिए अपनी लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीके अगर कांग्रेस में जाते हैं तो वहाँ से भी वो इस भूमिका को निभा सकते हैं। लेकिन अड़चन इसी वादे के विस्तार से है कि वो जन सुराज के लिए संघर्ष करेंगे। जब बात कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगी तो जन सुराज के अस्तित्व का क्या होगा? दूसरी अड़चन कांग्रेस और खासकर उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को लेकर पीके के नजरिए से उठती है। पीके कांग्रेस पर बेहद हमलावर रहे हैं। वो SIR पर राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के भी विरोधी रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी के भारत छोड़ो यात्रा को भी फालतू बता चुके हैं। ऐसे में उसी राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते हैं तो पीके की छवि को धक्का पहुंचेगा, एक राजनीतिक असहजता की स्थिति भी बन सकती है। तीसरी अड़चन ये है कि जिस राजनीतिक शुचिता की बात पीके करते हैं उसमें वंशवाद का विरोध है, लेकिन कांग्रेस के आंगन में कदम रखते ही पग पग पर उनको वंशवादी राजनीति का सामना करना पड़ेगा। चौथी अड़चन ये है कि कांग्रेस के साथ जुड़ते ही फिर से उन्हें उस तेजस्वी यादव के साथ भी प्रकारांतर से जुड़ना पड़ेगा, जिनकी राजनीति, जिनके परिवार पर वो सबसे ज़्यादा निशाना चुनाव के दौरान लगाते रहे हैं। पांचवी अड़चन ये है कि बंगाल में जब पीके कांग्रेस के साथ जाएंगे तो फिर ममता बनर्जी के साथ उनके पुराने चुनावी संबंधों और समीकरणों का क्या होगा? छठी अड़चन पीके का अपना बड़बोलापन भी है। बिहार चुनाव के दौरान पीके लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी 25 से ज़्यादा सीटें जीत नहीं पाएगी, लेकिन वो पहुंच गई 85 पर। उसी तरह पीके ने यह भी कहा था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन वो CM बन गए। ऐसे में उनकी साख पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगता है कि रणनीतिकार पीके और पॉलिटिशियन पीके, इन दोनों में कितना फर्क है। और सातवीं अड़चन कांग्रेस की कार्य पद्धति है, जिसमें एडजस्ट करना पीके जैसे नेता के लिए आसान नहीं होगा। 2022 में वो 10 जनपद पर जाकर कांग्रेस को सुधारने, बेहतर करने के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। उसके बाद उनके कांग्रेस में जाने की खबरें भी काफ़ी उड़ी थी, लेकिन कांग्रेस की भीतरघाती राजनीति में उनकी दाल नहीं गली। लेकिन अब बदले हालात में हो सकता है कि दोनों हाथ मिला लें और कांग्रेस के हाथ में पीके अपना चुनावी बस्ता पकड़ा दें। कई बार लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत कुछ समझौता करना पड़ता है, लेकिन उन समझौतों का हासिल क्या होगा, ये जवाब फिलहाल ना पीके दे रहे हैं ना प्रियंका गांधी, और शायद दे भी नहीं सकते। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि प्रियंका गांधी और पीके की मुलाकात क्या विपक्षी राजनीति में बड़े बदलाव का कारक बनेगा,
या यूं ही थोड़ी देर की सुर्खी बनकर ये सब कुछ रह जाएगा? अपनी राय हमें बताइएगा जरूर। नमस्कार।